हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है एंड हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसकी जो डेट है वो फरवरी है। तो फरवरी में भी अभी कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे एक टारगेट लेके चलें तो हमें फरवरी तक प्रॉपर तैयार रहना है प्रीलिम्स के लिए एंड ऑल्सो साथ में मेंस के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपका कुछ टाइम बाद मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा और प्रीलिम्स एंड मेंस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। तो अभी यहाँ पे हम आज से एसबीआई क्लर्क की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका जो भी यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं वो आपका यहाँ पे एसबीआई क्लर्क के लिए रेलेवेंट होगा एंड पीओ के लिए साथ में आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे, अगर एसबीआई पीओ के लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी रेलेवेंट होगा। जैसा कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे पजल्स का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं एंड टुडे इट्स गोइंग टू बी पार्ट 1। तो धीरे धीरे डिफरेंट पार्ट्स में हम डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो एक तरीके से प्रॉपर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा पजल्स वाले सेक्शन का। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, आई जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू आर द 9 boxes that are stacked one on top of the other. It is expected that the boxes listed are the only ones kept in the stack. अब ये बॉक्स बेस्ड पजल हो गई हमारी, ठीक है। इसमें आपके पास कितने बॉक्स हो गए? 9 बॉक्सेस हो गए। कितने हैं? 9 बॉक्सेस टोटल एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं पता कि इनमें क्या ऑर्डर है, ठीक है, आपको वो अरेंज करना है। कहा गया है बिटवीन एम एंड पी देयर आर जस्ट 4 बॉक्सेस मेंटेन, मतलब एम और पी के बीच में सिर्फ 4 बॉक्स है। अब हमें नहीं पता एम ऊपर आएगा या पी ऊपर आएगा। नेक्स्ट कहा है जे इज मेंटेन्ड 2 बॉक्सेस अबव पी। अब इस कंडीशन का मीनिंग क्या होता है कि 2 बॉक्सेस अबव पी का मतलब होगा कि पी के 1 एंड 2 जे आपका यहाँ पे होगा अरेंज, और पी और एम के बीच में हमारे पास कितने बॉक्सेस थे? 4 बॉक्सेस थे। तो पी और एम के बीच में 4 बॉक्सेस आपने ऐसे करके यहाँ पे डाल दिया। तो हम यहाँ से पी से स्टार्ट तो कर सकते हैं वैसे, और यहाँ पे आगे आप देखोगे जे के बाद आपकी जो बाकी कंडीशन है, बाकी जो बॉक्सेस हैं वो अरेंज हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, एक बार पी को अरेंज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, एक टेबल अगर बनाते हैं तो बॉक्सेस अगर आपके 9 है तो कहीं से भी 1 2 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैंने P यहाँ पे रखा तो 1 2 3 एंड 4 आपका M यहाँ पे आएगा, राइट। उसने ये भी कहा है कि 2 बॉक्सेस बिटवीन J एंड Q, J और Q के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन सारी कंडीशन को, इस सारे कनेक्शन को एक साथ थोड़ा सोचेंगे ताकि हमें बार बार केसेस ना बनाने पड़े, क्योंकि ये सारी चीजें आपको साथ में रखनी। पहले आपने P रखा, P के अकॉर्डिंग M रखिए, फिर J रखिए और फिर J के अकॉर्डिंग Q भी साथ के साथ रख दीजिए दिमाग में। अब यहाँ पर आपको पता है कि P हमने यहाँ रखा, J हम यहाँ ही रखेंगे क्योंकि एक ऊपर आएगा J, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस। J और Q के बीच में 2 बॉक्स रखे हैं, तो क्या यहाँ पे 2 आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी M है तो Q नहीं आ सकता। इसका मतलब P आपका यहाँ नहीं आए। नेक्स्ट आप चेक करो, P अगर आपने यहाँ रखा, ठीक है, उसके बाद आपने J यहाँ रखा और आपके पास 1 2 3 4, आपके पास M यहाँ आ जाएगा। क्या अभी आपका Q आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। एक बार Q यहाँ आ जाएगा इसमें, ओके। अगर आपने P यहाँ रखा, J यहाँ रखा और 1 2 3 4 M आपका यहाँ पे आ गया, क्या अभी आपका Q आ सकता है? बिल्कुल, अभी भी Q आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी Q आ रहा है। आगे चेक करते हैं, P अगर आपने यहाँ रखा, फिर J आपका यहाँ आ गया, क्या M आ सकता है? बिल्कुल, अभी भी M आ सकता है। M आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। Q नीचे की साइड आ जाएगा क्योंकि ऊपर तो आ नहीं सकता, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज बचती है, ये तो हो गया था चेक। P की हम डिफरेंट पोजीशंस पे चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि P को हमने एग्जैक्टली रखना कहाँ है। M ऊपर होगा P से या P ऊपर होगा, वो नहीं पता, ठीक है। बट हम P और J के अकॉर्डिंग रख रहे हैं क्योंकि P से 1 2 ऊपर J है। अब P आपने यहाँ रखा तो 1 2 3 4 M को नहीं रख सकते आप,
1 2 3 4 m को नहीं रख सकते, तो p की ये पोजीशन भी कैंसिल आउट हो गई। तो आप कैंसिल आउट कर दोगे, यहाँ पे मैंने इसको रब कर दिया है। फिर p आप कहाँ रखोगे, यहाँ रखते हो, तो j अगर यहाँ आता है तो m के लिए ये पोजीशन करेक्ट है, ठीक है, और j और q का ये पोजीशन करेक्ट है, ठीक है। अब अगर हमने ये सारा चीज देख ली, एक बार p को एक और जगह पे रख लेते हैं, यहाँ पे डाल के भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। p और m के बीच में हमारे पास 4 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 इस टाइप भी बन सकता है, और j और q आपका ऐसे बन सकता है। इसमें से काफी केसेस की जरूरत नहीं थी, अगर यहाँ पे हम एक दो लाइन और पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पे बस आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने P से क्यों स्टार्ट किया, और अगर P से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास अलग अलग चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि P जो है वो M से नीचे की तरफ ही हो, और जरूरी नहीं है कि वो ऊपर की ही तरफ हो। तो हमने हर एक तरीके से सोच के यहाँ पे बना लिया। अब सिर्फ बॉक्सेस के नेम बनाने थे, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा डिफरेंट तरीके से सोचने में। आगे देखो, कहा है कि देयर आर एज मेनी बॉक्सेस बिलो n सेम एज बिटवीन q एंड m। सिंपल। अब यहाँ पे उसने कहा है कि आपके पास जितने बॉक्सेस n के नीचे हैं उतने ही बॉक्सेस q और m के बीच में हैं। q और m के बीच में यहाँ पे आपके पास 3 बॉक्सेस हैं, तो n के नीचे आपके पास 3 बॉक्सेस होने चाहिए, तो n आपने यहाँ पे रख दिया, ओके। साथ ही ये भी कहा गया है कि n इज इमीडिएटली बिलो i, i के इमीडिएट बिलो जो है वो n रखना है। क्या ये सही होगा? फिर नहीं। सेम ऐसे देखिए, m और q के बीच में हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं, तो n के नीचे भी 5 बॉक्सेस आने चाहिए, तो यहाँ पे आपने n को रख दिया, ठीक है। तो आपके पास n इमीडिएट बिलो i हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी m है। अगर हमारे पास q और m के बीच में अगेन 5 बॉक्सेस हैं, n यहाँ पे आ गया, n के तुरंत ऊपर हम i को रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। m और q देखिए 5 बॉक्सेस हैं अगेन, तो n के नीचे अगेन आपके 5 बॉक्सेस होने चाहिए थे, बट नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी ये वाला बॉक्स है, दैट इज रॉन्ग। तो हमारे पास ये वाला भी कैंसिल आउट होता है। अब m और q के बीच में 3 बॉक्सेस हैं अगेन, ठीक है, m और q के बीच में 3 बॉक्सेस हैं अगेन, ओके। अब यहाँ पे आपके पास n के नीचे 3 बॉक्सेस होने चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे बना लिया 1 2 एंड 3 बॉक्सेस। n के तुरंत ऊपर हम i को रख पा रहे हैं। इतना क्लियर है? ओके, चलिए। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको सिखाना चाहूंगी कि आप ये खुद से ट्राई करोगे कि अगर आप ये टेबल नहीं बनाते ना, अगर आप ये टेबल नहीं बनाते और डायरेक्टली विदाउट टेबल आप p और m की जो पोजीशन है इस पोजीशन को रखते, तो शायद आपके इतने सारे केस नहीं बनते, क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशंस अब फिक्स कर दिए। अगर हम विदाउट टेबल बनाते तो p के ऊपर एक बार m रख देते, या तो p के नीचे m रख देते, उसके हिसाब से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो ये आप होमवर्क में एक बार ट्राई करोगे विदाउट टेबल, ओके। चलिए, यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस बचे हैं बस लास्ट में। अब बिटवीन i एंड o देयर इज ओनली 1 बॉक्स, मतलब i और o के बीच में एक ही बॉक्स आएगा। तो i ये रहा, o ऊपर के साइड आ जाएगा, i ये रहा, o नीचे यहाँ पे आ जाएगा। दोनों ही केसेस में o आ गया। एज मेनी केप्ट अबव o सेम एज केप्ट बिलो k, तो o के जितने भी ऊपर बॉक्सेस रखे हैं वो सेम है k के नीचे के बॉक्सेस के लिए। तो o के ऊपर 0 है, तो k के नीचे भी 0 हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं k को। o के ऊपर की साइड हमारे पास कितने सारे 1 2 3 6 बॉक्सेस हैं। अब ये आपको पता है कि ये डायग्राम मेरा सिमेट्रिक लगना चाहिए, तो आप ऊपर नीचे कुछ भी बोल सकते हो, इसको भी नीचे बोल सकते हो और इसको ऊपर भी बोल सकते हो, इसको ऊपर बोल सकते हो, इसको नीचे बोल सकते हो, बस बात बराबर है। तो हम यहाँ पे o के ऊपर अगर हमारे नीचे हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पे k के ऊपर भी 2 होने चाहिए थे सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये नहीं आ सकता क्योंकि p है, तो ये हो गया कैंसिल आउट। अब एक ही बॉक्स का नेम बचा है, एक ही पोजीशन बची है, उसको यहाँ पे रख दो। तो क्या बचा है हमारे पास, i j k l हमारे पास यहाँ पे बचा है, ये आपका यहाँ आ गया। तो ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन इसका होगा। इसके बेस पे क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए। हाउ मेनी बॉक्सेस बिटवीन o एंड k, ओके। तो कितने बॉक्सेस हैं o और k के बीच में? तो o और k के बीच में हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं, पूरे 7 बॉक्सेस। 7 आपका आंसर आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which among the following is 4 boxes below m? 4 boxes below m का मीनिंग होगा 1 2 3 एंड यहाँ पे वाला बॉक्स आपको निकालना है, ओके। तो आप देखो कौन सा है इसमें, 1 2 3 और यहाँ पे कौन है, ये l। l आपका आंसर आ गया।
आपको निकालना है कि जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। दो दो बॉक्सेस के नेम दिए हैं तो उनके बीच में रिलेशन आपको देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे MIPQJL, तो इनमें क्या फिट बैठ रहा है हमारे पास, हम टेबल में देखेंगे। MIJL नहीं, PQ and JL, P एंड Q, तो आई थिंक ये सारे क्या है, एडजेसेंट बॉक्सेस के नेम हैं। यहाँ पे ये तीनों में ही एडजेसेंट आ रहा है, QN एंड OM। OM भी एडजेसेंट है, Q और N एडजेसेंट नहीं है। ये आपका क्या है, ये आपके एडजेसेंट बॉक्स नहीं है या नियर बॉक्स नहीं है, नेबर नहीं है, तो ये आपका डिफरेंट हो गया सबसे, आपका ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच बॉक्स इज एबव द बॉक्स L, L के ऊपर कौन सा बॉक्स है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें से क्या आंसर में आ रहा है, OMINNJ, OMIN एंड J, तो बोथ हमारे पास N एंड J उसके ऊपर की साइड है, तो आंसर में क्या आएगा, बोथ N एंड J। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू K, K के रिस्पेक्ट में P का जो P बॉक्स है वो कहां पर है। K से देखिए, K ये रहा, P ये रहा, तो 1 एंड 2 सेकेंड पोजीशन पे, फर्स्ट एंड सेकेंड ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, 2 बॉक्सेस एबव, P ऊपर की साइड है K से ऐसे करके, तो 1 एंड 2, 2 बॉक्सेस एबव K आएगा। ओके, सो ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपका भी सेम सॉल्यूशन आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ से आगे चलते हैं, इसको एक बार आप खुद से ट्राई करिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 8 फ्लोर्स हैं बिल्डिंग के अंदर, 7 पर्सन्स रहते हैं एंड जे लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर्स। आपको पता चल गया 7 पर्सन है, 8 फ्लोर है, इसका मतलब एक ना एक फ्लोर में कोई नहीं रहता है। 1 फ्लोर इज एम्प्टी, दैट इज नो वन लिव्स ऑन दैट फ्लोर। द लोअर मोस्ट इज नंबर्ड एज 1 एंड अबव इट एज 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब है 8 फ्लोर तो आपको बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ कंडीशंस आपकी गिवन होगी जो आपको कुछ चीजें स्पेसिफिक करती रहेगी। ठीक है, अब एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा। 1 2 3 4 एंड 8 फ्लोर है, हम पूरे 8 फ्लोर का नाम यहाँ पे डाल देंगे। चलिए, डी लिव्स अबव एफ फ्लोर, डी जो है वो ऊपर रहता है एफ के फ्लोर से, अब कहीं भी ऊपर रह सकता है, वो हमें नहीं पता है, ऐसे हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट देखिए, सी लिव्स एडजेसेंट टू एम्प्टी फ्लोर, सी किसी भी जो जहां पे भी हमारा एम्प्टी फ्लोर होगा और एक ही फ्लोर एम्प्टी है, ठीक है, एक ही फ्लोर वैकेंट है, उसके अगल बगल सी है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बी लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो ईज फ्लोर, मतलब ई के 3 फ्लोर नीचे आपके पास बी रहता है। कुछ इस तरीके से इन दोनों को आप अरेंज करोगे। वन ऑफ द ऑड नंबर्ड फ्लोर इज एम्प्टी एक्सेप्ट 1, अब हमारे पास ऑड नंबर फ्लोर एम्प्टी है एक्सेप्ट 1, अब 1 तो हट गया उसमें से, तो ऑड है हमारे पास, कितने बच गए, हमारे पास सिर्फ 3 ऑड बच गए। एक बार आपने इसको वैकेंट रख लिया, एक बार आपने इसको वैकेंट रख लिया और एक बार आपने इसको वैकेंट रख लिया, राइट, क्योंकि ये 3 ही ऑड है। ओनली 2 पर्सन लिव बिलो बीज फ्लोर, यहाँ पे ये चीज स्पेसिफिक कह दी गई है दैट ओनली 2 पर्सन लिव बिलो बीज फ्लोर। अब इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से यहाँ पे पुट करना है, वाई, बिकॉज इट इज अबाउट एम्प्टी फ्लोर हेयर, राइट। तो यहाँ पे बी के नीचे उसने कहा 2 पर्सन, अगर बी के नीचे 2 पर्सन है वो बात अलग है, और बी के नीचे 2 लोग हैं, 2 फ्लोर हैं, वो अलग है। जब भी वैकेंट फ्लोर्स का आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा तो याद रखिएगा 2% डिफरेंट, 2 फ्लोर्स डिफरेंट। अभी तक हम सब चीजों को सेम रख देते थे क्योंकि वहां पे कोई वैकेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। यहाँ पे आपके पास ओनली 2% बी के 2 तरीके से आ सकते हैं, एक तो 1 एंड 2 आपके पास बी यहाँ आ जाएगा, आपके पास अभी भी बी के साथ नीचे 2 ही पर्सन होंगे, एंड 1 एंड 2 बी के नीचे आपके पास 2 पर्सन ऐसे भी आ सकते हैं, राइट। अभी भी 2 ही पर्सन है, बट बी की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। अगेन इन दिस केस ऑल्सो आपके पास बी के नीचे
2% होगा, क्योंकि वैकेंट तो ऊपर हमने रख दिया है तो दोबारा नीचे वैकेंट नहीं आएगा। इसी तरीके से वैकेंट एक बार ऊपर रख दिया तो नीचे तो नहीं आएगा। यहाँ पे वैकेंट यहाँ है तो बी के नीचे 2 पर्सन्स ऐसे ही रखे जा सकते हैं। ये हमने कर दिया। बी आ गया तो ई भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे बी लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो। अब जब तक फ्लोर्स की बातें होगी यू कैन ऑल्सो काउंट द वैकेंट पोजिशन, बट नंबर ऑफ पर्सन्स की बात होगी तब आप वैकेंट को नहीं काउंट करते हो। ये चीज ध्यान रखना, और यहीं पे गड़बड़ ज्यादा होती है, ये आगे के लिए भी काम आएगा। तो 1 और 2 आपके पास ई को यहां रखोगे, ठीक है, 1 और 2 ई को आप यहां रखोगे, ओके, एंड 1 और 2 ई को आप यहां रखोगे। अब इन्होंने ये कहा था कि सी लिव्स एडजेसेंट टू एम्प्टी। अब इसमें से एक में तो ई आ गया, एक में सी आ जाएगा, एक में ई आ गया, एक में सी आ जाएगा। यहाँ पे एक में बी है तो एक में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपका सी आ गया। वेरी इजिली वी हैव फिल्ड दिस। अब आगे देखो, G लिव्स जस्ट बिलो एज फ्लोर। अब जस्ट बिलो एज का फ्लोर का सिंपल मीनिंग है ए के जस्ट बिलो रहता है, तो आप इनको जहां भी रखोगे सेम सीक्वेंस में रखोगे। Who does not लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है, जो ए है वो आपका टॉप मोस्ट पे नहीं रहता है। अब यहाँ पे आपके पास ए को आपको टॉप मोस्ट पे नहीं रखना है और साथ में दोनों को रखना है। अब इसमें देखो कहाँ पे आ सकता है, या यहीं पे आ सकता है ए और जी, और टॉप पे भी नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो ए और जी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, 2 जगह आ सकता है, बट ए का कहा है उसने टॉप पे नहीं होना चाहिए, 8th पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास ए और जी इधर आ जाएगा, राइट। इधर के साइड में आपके पास 2 डायरेक्शन खाली हो रखी है ए और जी के लिए, ए और जी के लिए कहीं पे भी आ सकता है। ए और जी एक बार यहाँ आ सकता है, एक ए और जी एक बार यहाँ आ सकता है, वो हमें नहीं पता है। अब आगे देखो उसने कहा है डी जो है वो एफ से ऊपर की तरफ रहता है, तो आपने डी और एफ को यहाँ पे मेंटेन कर दिया और डी और एफ को यहाँ पे मेंटेन कर दिया, जहां जहां जगह खाली मिली। अब यहाँ पे हमें ए और जी को एक बार रख लेंगे तो उसके बाद डी और एफ भी आ जाएगा। उसने कहा कि डी और एफ जो है, ठीक है, उसने कहा डी एंड एफ फ्लोर्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। उसने ये भी कहा कि जो डी और एफ है वो एक नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है, वो दोनों ऊपर नीचे हैं, बट आपके पास वो एक दूसरे के नेबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, ओके। और अगर हम कहीं पे भी रखेंगे ए और जी को, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो जी है वो E1 पे नहीं है, तो E1 पे नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास जी यहाँ आ जाएगा और यहाँ से हम हटा देंगे, बट आपके पास डी और एफ के लिए फिर पोजीशन कौन सी बच जाएगी, यही वाली बचेगी। अगेन ये साथ में आ रहे हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ एक ही केस आपका करेक्ट हो जो सब चीजों को सेटिस्फाई यहाँ पे कर रहा है, ओके। सो दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन, ओके। चलिए, इसमें अब आपके सामने क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए विद द बेस्ड ऑफ द टेबल। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हु लिव्स ऑन द 7th फ्लोर। 7th फ्लोर पे कौन है, 7th फ्लोर पे है ई, आंसर आ जाएगा ई। विच हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स एडजेसेंट टू एम्प्टी। एडजेसेंट एम्प्टी के या तो सी है या तो बी है, तो बी और सी में आंसर में क्या लिखा गया है, बी लिखा गया है, दैट इज द करेक्ट आंसर। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। आपको इसमें जो ग्रुप से नहीं बिलोंग करता है वो निकालना है। डी ई सी एफ, सी एफ डी ई एडजेसेंट लग रहे हैं, बी जी ए जी, बी जी एंड देन ए जी भी एडजेसेंट है, डी और ए आपके एडजेसेंट नहीं है। ये जो सिर्फ आंसर है, ये जो दोनों आपके पर्सन्स हैं ये आपके एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके सामने। चलो, सो हाउ मेनी पर्सन्स लिव्स बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में कितने पर्सन रहते हैं, ए और सी के बीच में आपके पास 1 और 2 पर्सन रहते हैं। फ्लोर 3 है बट पर्सन्स आपके 2 रहते हैं, राइट। 2 था, 1 एंड 2, हाँ। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में 1 2 3, 3 फ्लोर्स है। फ्लोर आपके कितने हो गए, 3। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर।
चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से हम आगे चलते हैं। एक बार इसको खुद से ट्राई करिएगा एंड फिर हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। 7 क्रिकेट टीम्स ABCDE and F। ओके, तो 7 क्रिकेट टीम है यहाँ पे and G play their matches on different days starting from Sunday of the same week but not necessarily in the same order. Each team belongs to different countries, that is this. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये क्या है, वीक बेस्ड पजल है। तो जो हमारे पास गिवन हो रखा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे इनको। तो संडे से स्टार्ट हो रखा है और 7 दिन है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आपके पास ये हो गया कंप्लीट। Two teams play between E and F which play before Wednesday। अब यहाँ पे आपको एक पर्सन्स के साथ साथ मतलब टीम के साथ साथ आपको उनकी कंट्रीज भी करनी है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, ठीक है। तो ध्यान से हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। 2 टीम है, 2 E और F के बीच में, जो दोनों ही यहाँ पे F विच प्ले बिफोर वेडनेसडे। तो F के बारे में कहा है, बिफोर वेडनेसडे का मीनिंग क्या होगा, यहाँ से पहले F आपका गेम खेलने वाला है। तो यहाँ पे F या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, और या तो आपका यहाँ आएगा। इन 3 जगह पे F आ सकता है एंड अकॉर्डिंग टू दिस हम E को भी रख सकते हैं। ओके, as many teams play after E as before A which belongs to USA। अब अकॉर्डिंग टू F हम E को रख तो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम A को भी रख सकते हैं। चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे ये भी कहा गया है B which belongs to UAE plays before A। चलो ये भी हमारे पास एक टीम, एक आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है। ओके, चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए अगर मैंने F को यहाँ रखा और E को यहाँ रखा, अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, हो सकता है कुछ कैंसिल आउट हो जाए। उसने कहा कि जितने भी टीम आपकी E के नीचे है उतनी ही टीम आपके A के ऊपर भी होगी। तो E के नीचे 1 2 3 मेरे पास टीम है और A के ऊपर भी 3 होनी चाहिए, तो यहीं पे A आना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली F आपका अब यहाँ पे नहीं आएगा, तो एक पोजीशन तो हमारी कैंसिल आउट हो गई है, राइट। अब ऐसा करते हैं, एक बार F को यहाँ रख के देखते हैं और एक बार हम F को यहाँ रख के देखते हैं। ठीक है, F यहाँ पे आ गया तो E यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आ गया तो E आपका यहीं पे आएगा, क्योंकि 2 टीम ने उसके बीच में खेला है गेम। अब यहाँ पे आपके पास हो गया ये F और A हो गया। E के नीचे 2 हैं तो F के A के ऊपर भी 2 होने चाहिए। E के नीचे 1 है तो A के ऊपर भी 1 होना चाहिए। तो A आ चुका है। A बिलोंग्स टू USA साथ में लिख दो, A बिलोंग्स टू USA साथ में लिख दो। यहाँ पे एक चीज मेंशन की गई थी कि दैट B प्लेज बिफोर A। B जो है वो A के पहले खेलता है, तो B आपके पास यहाँ से खेलेगा, जो कि UAE टीम से बिलोंग करती है। टीम UAE यहाँ आ जाएगा और B आपका यहाँ आ जाएगा, दैट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। The team which belongs to India plays 2 days before belong to Nepal। जो नेपाल वाली टीम है उससे जो इंडिया होगा 1 एंड इंडिया, यहाँ पे आपको ऐसे अरेंज करना है। तो अभी के लिए हमारे पास बहुत सारी प्लेसेस खाली हैं, इसको हम यहीं पे रखेंगे। क्यों हम यहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एकदम से इसको नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस खाली हो रखी हैं। ठीक है, इसलिए हमको वेट करना पड़ता है कई बार और पेशेंस के साथ दूसरी जो कंडीशन है उसे रीड करना होता है।
एफ डजेंट बिलोंग टू आयरलैंड। एफ जो है वो आयरलैंड से नहीं है, बस आप एफ के सामने याद रखना कि आयरलैंड को नहीं डालना है, ये याद रखना या फिर मेंशन कर दो। जी प्लेज 1 day आफ्टर सी, जो जी है वो एक दिन बाद आपका सी के बाद है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा, जी के सी इस साइड से आ जाएगा, ठीक है। डी बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड डजेंट प्ले आफ्टर ई, ई के बाद नहीं खेलता है, तो डी कहाँ खेलेगा, ई से पहले, अगर बाद नहीं है तो ई के पहले होगा, तो डी आपके पास यहाँ आ जाएगा। आपके पास डी जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है, ऐसे आ जाएगा। डी अभी यहाँ पे इन दोनों पोजीशंस में कहीं भी आ सकता है, ठीक है, इन दोनों पोजीशंस में डी कहीं पे भी आ सकता है। अब यहाँ पे आपके पास उसने बोला जो जी है वो आपके ऊपर सी के ऊपर पहले आएगा, तो जी और सी ऐसे बिलोंग आपने कर दिए। अब देखो यहाँ पे अगर डी इधर रख दिया मैंने, तो जी और सी कैसे आएंगे, ठीक है, 1 सेकेंड। जी जो है जी प्लेस 1 day आफ्टर सी बोला, आफ्टर सी मतलब सी ऊपर आएगा, ठीक है, सी ऊपर आएगा, यहाँ पे भी करेक्ट करना, ओके। अब अगर डी हम यहाँ रख देंगे तो सी और जी ऐसे नहीं आ पाएगा। अगर डी आप यहाँ पे भी रख देते हो तो भी यहाँ पे एक साथ कोई पोजीशन खाली नहीं मिल रही है, तो ये तो फिल नहीं हुआ। यहाँ पे देखते हैं, आपके पास इंडिया और नेपाल के लिए कोई कंडीशन थी, अगर मैंने इंडिया यहाँ रखा तो 1 छोड़ के नेपाल आ सकता है क्या, नहीं, इंडिया यहाँ रखा तो आपके पास नेपाल आ सकता है, तो आंसर में यहाँ पे इंडिया आ जाएगा और नेपाल आपका यहाँ आ जाएगा। लास्ट में ये कहा गया था कि जो एफ है आयरलैंड से बिलोंग नहीं करता है, तो एफ आयरलैंड से बिलोंग नहीं करेगा, तो आयरलैंड के लिए एक ही जगह खाली रह गई, दैट इज दिस वन, कौन सी, ये वाली, आयरलैंड यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे एक कंट्री जो बची होगी यहाँ डाल दो, तो श्रीलंका आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन है। आई होप आप सभी का सेम आंसर आ रहा हो, ओके। तो एक एक करके हम चेक करेंगे, कई बार हमें एक पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रख के उसकी पोजीशन या उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, जहां पे चीज नहीं फिट बैठती है उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं, या आपके पास इसमें साफ राइटिंग में आंसर है। विच टीम प्लेज ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को कौन सी टीम प्ले करती है, यहाँ पे हमारे पास डी, इंग्लैंड, इंग्लैंड डी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, बिलोंग्स टू श्रीलंका, कौन सी टीम इसमें श्रीलंका से बिलोंग करती है, तो श्रीलंका से आई थिंक एफ का रखा था हमने लास्ट में, राइट। विच टीम प्लेज 3 days आफ्टर बी, तो 3 days आफ्टर बी मतलब 1 2 एंड यहाँ पे कौन सा पर्सन आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बी के 1 2 एंड यहाँ पे डी आ रहा है, डी आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ से आगे चलते हैं, ट्राई करिए इनको। चलिए, द टीम विच बिलोंग्स टू इंडिया प्लेज ऑन, जो इंडिया वाली टीम है उसने किस दिन खेला था, थर्सडे को खेला था, आंसर में क्या आ जाएगा, थर्सडे। हाउ मेनी टीम प्ले बिफोर टीम विच बिलोंग्स टू आयरलैंड, मतलब आयरलैंड के पहले कितनी टीमों ने ऑलरेडी गेम खेल लिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, 5 टीम्स ने ऑलरेडी गेम खेल लिया है, ओके। चलिए यह आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट प्लस फ्लोर बेस्ड, आपके सामने 8 पर्सन्स हैं लिविंग इन 2 डिफरेंट फ्लैट्स, ठीक है। इसको एक बार आपको ट्राई करना है खुद से।
तो आई होप आपने ये सॉल्व जरूर किया होगा। लोअर मोस्ट फ्लोर इज 1, इसके बाद ऊपर वाला 2 है एंड सो ऑन। फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। यहाँ पे एक जो ए है वो वेस्ट है बी के, 2 फ्लैट्स भी हैं हमारे पास, तो टेबल इसमें बना लेते हैं। एक कितने हैं हमारे पास, 4 फ्लोर्स हैं, 1 4। ए एंड बी। चलो, there are 2 floors between R and S and they are not living in the same flat। अब कई बार अगर यहाँ पे इस टाइप से आपका सिर्फ यहाँ तक लिखा होता तो इसका मतलब जरूरी नहीं होता है कि R और S सेम में रहते हैं या अलग में रहते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया गया है कि दे आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट। तो R और S के बीच में अगर 2 फ्लोर होते हैं तो आपको पता होगा एक उनमें से यहाँ होगा और एक उनमें से यहाँ होगा ऑब्वियसली। और इनमें से दोनों में से ऊपर नीचे भी कौन होगा वो हमें नहीं पता होगा, क्योंकि आर भी ऊपर हो सकता है, एस भी ऊपर हो सकता है। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। टी लिव्स टू नॉर्थ ईस्ट फ्लैट ऑफ क्यू। नॉर्थ ईस्ट फ्लैट का मीनिंग क्या हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट होगा वो कैसी डायरेक्शन होती है, इस साइड को होती है। क्यू के नॉर्थ ईस्ट है तो क्यू यहाँ होगा और टी आपका ऐसे होगा। Q and T are not living on the adjacent floor also। या अगर यहाँ पे देखो adjacent का मतलब Q अगर यहाँ पे होगा तो T यहाँ आ भी सकता है, Q अगर यहाँ होगा तो T यहाँ भी और यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, अगर Q यहाँ होगा तो T यहाँ और यहाँ भी आ सकता है। ये चीज होती है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपका यहाँ पे वाला पर्सन भी होगा, यहाँ पे वाला पर्सन भी होगा। ओके, तो आपके पास इसने बोला है कि Q और T सेम एडजेसेंट फ्लोर्स पे नहीं रहते हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसमें ये हमने मेंशन कर दिया और साथ में ये भी देख लिया कि Q और R सेम एडजेसेंट फ्लोर्स पे नहीं रहते हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना है, या तो आप छोटे तरीके से थोड़ा सा इसको मेंशन कर दो। ठीक है, R और S के बीच में 2 फ्लोर्स हैं और ये दोनों सेम फ्लैट पे नहीं रहते हैं। P and S neither live in same flat nor on the same floor। P और S जो है वो सेम फ्लैट पे भी नहीं रहते, फ्लोर पे भी नहीं रहते। तो इसको थोड़ा माइंड में रख लेना, बाद में हम इसको यूज कर लेंगे कि ना ही वो सेम फ्लोर है ना ही सेम फ्लैट है। आपके पास P लिव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ V। नॉर्थ वेस्ट ऑफ V का मतलब है P अगर जो है ऑफ V कहा गया तो V के नॉर्थ ईस्ट, V से अगर आप नॉर्थ ईस्ट देखोगे तो P दिखना चाहिए। तो इस तरीके से P और V की आपकी अरेंजमेंट होगी। अब देखो, जो ये अरेंजमेंट है यहाँ से हमें ये चीज स्पेसिफिक हो जाती है कि भाई ये फ्लैट A में होगा, फ्लैट B में होगा, तभी तो ये नॉर्थ ईस्ट बनेगा, तभी तो ये नॉर्थ वेस्ट बनेगा। ये फ्लैट A में होगा, ये फ्लैट B में होगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसको नॉर्थ वेस्ट अगर कहा गया है, किसको कहा गया है, P जो है वो नॉर्थ वेस्ट है V का, तो इस तरीके से आप दिखाओगे। अब अगर P जो है नॉर्थ वेस्ट है तो आपको पता चल गया P जो है वो A फ्लैट पे आएगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे एक याद है आपको कि P और S के बारे में क्या कहा था, ना ही सेम फ्लैट है ना ही सेम फ्लोर है। इसका मतलब अगर P जो है वो आपके पास A फ्लैट पे है तो S जो है वो B फ्लैट पे होना चाहिए। इसका मतलब S यहाँ आएगा। That is clear for now. I hope this is complete. Okay? अब यहाँ पे देखिए, W lives 2 floors below you। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि S जो है वो यहाँ पे आएगा, तो एक बार आप S को यहाँ बना सकते हो और फिर दूसरे केस में आप एक बार S को यहाँ बना सकते हो। 2 केस बन जाएंगे और उसमें हमको ये भी पता चल गया कि S B पे था। अगर S B पे होगा तो R ऑब्वियसली आपका A फ्लैट पे होगा। यहाँ पे आप साथ में एक चीज देख सकते हो, R जो है अबव रहता है S के, R lives above S। अगर R ऊपर रहेगा S के तो ये वाला तो नहीं हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इट्स ओके अगर आप इसमें 2 केस बना के भी कर देते तो भी यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ सेकंड ज़्यादा लगेंगे, बट अच्छी बात है हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया तो हमने ये चीज़ स्किप कर ली। ठीक है, तो कई बार ये फायदा होता है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेने का और उसके बाद चीज़ों को वैल्यूज पुट करने का। यहाँ पे अब हम आराम से यहाँ पे रख सकते हैं, R इधर आ जाएगा, S आपका इधर आ जाएगा। अब एक ही केस के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, R और S हो गया। P और V का देखते हैं, V इधर आएगा तो P इधर आएगा, V इधर आएगा तो P नहीं आ सकता ऑब्वियसली। 2 साइड आपकी V की खाली होगी क्योंकि यहाँ तो V नहीं आएगा तो P कहाँ आएगा, V यहाँ आएगा तो P आएगा, V यहाँ आएगा तो P नहीं आ सकता। तो V और P के लिए यही पोजीशन सही होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए Q और T का कहा है। Q और T के लिए आपके पास यहाँ पे Q आएगा तो यहाँ पे आ सकता है, बट उसने कहा है कि एडजेसेंट में नहीं रहते हैं, तो अभी कहीं पे भी आ सकता है, इसको होल्ड पे रखेंगे।
इस वाली कंडीशन को हम अभी होल्ड पे रख लेते हैं, बाकी सब हमने फिल कर दिया है। ठीक है, W लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो यू। बिलो यू का मतलब है एक U यहाँ होगा तो W आपके पास यहाँ होगा, इसको भी हमने फिल करना है। U lives either on the same floor as P or V, मतलब इन दोनों में से एक का यहाँ पे वो सेम फ्लोर पे रहता है, P के या फिर V के। ठीक है, P के या फिर V के सेम फ्लोर पे रहता है, तो या तो U यहाँ आएगा या तो U यहाँ आएगा, उसने ये कहा है। अगर U यहाँ आता है तो मेरे पास क्या मैं W को अरेंज कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ से नीचे एक फ्लोर छोड़कर मेरे पास W के लिए पोजीशन नहीं होगी, एंड दैट्स वाई U यहाँ नहीं आएगा। फिर U कहाँ आएगा? U सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकता है, राइट। फिर W के लिए जगह कहाँ है? अब आप कहोगे यहाँ पे तो W के लिए जगह खाली नहीं है। भाई जरूरी थोड़ी कि यहाँ हो, W की जगह तो आपकी यहाँ पे भी होगी ना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि W लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो यू। अब वो सेम फ्लैट में हो भी सकते हैं और सेम फ्लैट में नहीं भी हो सकते हैं। ओके, तो ये हमने ऐसे रख दिया यहाँ पे। इतना चीज क्लियर हो गई, बट अब Q और T को रखना है तो एक ही चांस बचता है, Q को यहाँ आना पड़ेगा, T को यहाँ आना पड़ेगा, और आप देख सकते हो कि ये जो कंडीशन थी सेटिस्फाई हो गई है, और सारे जो पर्सन्स थे हमने रख भी दिए हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो। इजिली हमने इसको फिल कर दिया। ठीक है, सो आई होप आपका भी सेम आंसर आया होगा। अब इसके बेस पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Who lives on the first floor? फर्स्ट फ्लोर पे कौन पर्सन रहता है? देखेंगे W एंड S, तो W एंड S में से हमारे पास दोनों ही यहाँ पे आंसर में हैं। नेक्स्ट देखिए, हु लिव्स इमीडिएट अबव V इन द सेम फ्लैट? इमीडिएट अबव V इन द सेम फ्लैट, तो इमीडिएट अबव V इन द सेम फ्लैट इज U, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा U। नेक्स्ट देखिए, हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज T? T के साथ में कौन बैठा है, कौन है यहाँ पे? T के साथ में देखो R, आंसर में क्या आएगा? R। Who among the following lives on the third floor? थर्ड फ्लोर पे P और U रहते हैं, तो P और U में से मेरे पास यहाँ पे आंसर में क्या है? P, तो आंसर में आ जाएगा P। तो ये सारा हमारा आंसर था। ओके, चलिए तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए खुद से एंड उसके बाद आप यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे सभी।
चलिए, सो आई होप आपने ये ट्राई ज़रूर किया होगा। यहाँ पे हमारे पास कहा गया है वी हैव 7 persons T to Z आर ग्रेजुएट्स इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रीम्स ये है उनकी ग्रेजुएशन की। उसके बाद देयर एजेस आर, उनके पास उनके डिफरेंट डिफरेंट एजेस भी हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स भी यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं और हमको यहाँ पे अरेंज करना है। तो क्या है ये? एक क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल है, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको और अच्छे से चीज़ों को क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे कहा गया है वीज स्कोर इज लेस देन ओनली वाई एंड ही इज अ ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी। अब ये चीज ध्यान से समझो, इसने कहा है कि वी का जो स्कोर है सिर्फ और सिर्फ वाई से कम है। अगर किसी का स्कोर सिर्फ वाई से कम है तो ऑब्वियसली स्कोर के टेबल में वाई का जो हो गया वो 79 हो जाएगा और वी का जो स्कोर हो जाएगा वो आपका 73 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास इनका तो आशा आ गया। The sum of X score and W and U's score is 94। कह रहे हैं कि जो S का स्कोर है एंड U का एज है, दोनों के स्कोर की बात नहीं हुई है। स्कोर की बात होती तो हमें थोड़ा सा इजी पड़ जाता। यहाँ पे हमारे पास किस चीज की बात हुई है? यहाँ पे बात हुई है X के स्कोर की और U के एज की, ठीक है। तो X का स्कोर मेरे पास, X का स्कोर एंड प्लस U की एज, ठीक है। अब हमें दोनों की एज नहीं पता, हमें स्कोर भी नहीं पता और इनका सम क्या है? 94। यहाँ पे आगे उसके लिए कहा गया है, एक बार देख लो क्या यू और एक्स के लिए कुछ और भी है साथ में? नहीं, इतनी ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये पता है कि टी इज अ ग्रेजुएट इन फिलोसफी हुज स्कोर इज हायर देन एक्स। ऑब्वियसली तो आपका जो एक्स है वो सबसे हाईएस्ट स्कोर वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा गया है एंड इज यंगर देन ओनली, तो यंगर वाला मतलब हमें एज का तो नहीं करना, हमें स्कोर का काम था यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो हम ऐसा करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टेबल इसमें बनाएंगे। आपके पास एक्स का स्कोर और यू की एज नहीं पता, हमको एक एक नंबर करके चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 23 से इनमें से सारी जो स्कोर्स हैं उनको एक बार ऐड कर लेते हैं। देखो, आपको ये पता है लास्ट में 4 है, तो अगर जिसके भी एंड में 4 नहीं आ रहा है समेशन में, वहीं पे उसको कैंसिल आउट कर दो। आप पूरे तरीके से प्लस मत करो, सिर्फ एक बार पहले क्या करो, यूनिट डिजिट को ऐड करो, उसके बाद आगे देखो। देखो 3 + 3 53 और 23 को कर रही हूँ मैं, तो एक बार 23 से सारे नंबर्स को ऐड करेंगे हम, इसको छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 + 3 6, ये काम का नहीं है। 8 + 3 1, ये भी काम का नहीं है। 3 + 1 ये काम का है, बट ये 84 आएगा, तो हमारे काम का नहीं है। 63 + 23 ये भी काम का नहीं है। 8 + 3 अगेन ये 11 में आएगा। 3 + 3 अगेन इसमें आएगा, तो 23 से कोई पेयर नहीं बना हमारा। अब आगे देखो 25 से अब इनको नंबर्स को ऐड करो, तो 5 + 3 8, इसका भी नहीं बनेगा। हम सिर्फ लास्ट डिजिट करेंगे, उसके हिसाब से कुछ ज्यादा समझ में आ जाएगा। 7 + 8 15, मतलब 5 आता है, वो भी नहीं होगा। 29 प्लस क्या था, सॉरी 25 से ही करे थे ना, 5, ठीक है, ये हो गया। 8 + 5 3, ये भी नहीं होगा। 5 + 1 इससे कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 3 + 5 8, ये भी नहीं होगा। 8 + 5 13, ये भी नहीं होगा। 3 + 5 ये 8 हो गया, आगे नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, तो 25 से भी पेयर नहीं बना, अब 27 को ट्राई करते हैं। देखो 7 + 3 10, तो 0 आ रहा है। 9 + 8 17 7 आ रहा है। 1 + 1 2 आ रहा है, ठीक है। 27 से हमने सबको करना था ना, हाँ, एक एक करके करना है। 7 + 3 0, 7 + 8 5 और 7 + 1 8 अगेन। 7 + 3 0, 7 + 8 15 और 7 + 3 0 अगेन, तो अगेन 23 77 से भी कुछ नहीं बना। हम सिर्फ यूनिट डिजिट करके चेक कर सकते हैं। 9 + 3 आपके पास कितना हो गया? 12, ये भी नहीं होगा। 9 + 8 कितना हो जाएगा? 7, ये भी नहीं होगा। 9 + 1 0, 9 + 3 12 अगेन, तो 9 + 8 17 अगेन, 7 आ जाएगा। फिर 9 + 3 देखो, फिर से 12, तो ये भी हमारा नहीं बना। अब आगे देखते हैं। अब 31 से हर किसी को ऐड करो एक बार। 1 + 3 4, और ये 84 बनेगा, राइट। तो हमारे पास करेक्ट नहीं है, 84 हो रहा है। देखो 31 से फिर इसको करो, ये 9 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, ये आ रहा है, तो ये हमारा 94 आ रहा है। एक कौन कौन सा पेयर आ रहा है आपके पास? जो स्कोर्स हैं, स्कोर पे आ रहा है 63 पे, और एज पे क्या आ रहा है हमारा? एज पे आ रहा है 31 पे। एक तो इनका समेशन 94 आ गया, और कुछ है क्या हमारे पास? देखो
31 से करे थे ना, 31 से 68 करो, नहीं 9 आएगा। 31 से इसको करो, 4 तो आ रहा है पीछे, बट 104 आएगा समीशन, तो ये भी नहीं है। एक हमारा इससे बन गया है। 34 से भी चेक कर लेते, हो सकता है आगे से बन जाए और हो सकता है नहीं भी बने। तो 34 से चेक करोगे, 7 आ जाएगा, 12 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, अगेन 12 आएगा और 7 आएगा, नहीं होगा। 7 से देखो, 10 आएगा, 8, 15 आ जाएगा, मतलब हम यूनिट डिजिट करके पूरा समीशन नहीं निकालना है हमें। 8 आ जाएगा, अगेन 0, फिर 5 और फिर ये 10। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही सही आंसर है कि x का स्कोर 63 हो गया। हमने क्या किया, फटाफट से यहीं पे से निकाल लिया, क्योंकि हम वहां पे से अगर हमारे पास ऐसी कोई नेक्स्ट कंडीशन नहीं थी जिससे इन दोनों का जो मार्क्स और एज है, स्कोर और एज है, वो फिक्स हो पाता। ठीक है, अब आपके पास ये इसकी एज भी हो गई। ठीक है, क्योंकि x की स्कोर की बात थी, यू के एज की बात थी, ये हो गया हमारा करेक्ट। अब हम इसमें टेबल बना के सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए आप इस टेबल को ऐसे भी कर सकते हो, एक बार आपने पर्सन्स को फिक्स कर दिया और या फिर विदाउट फिक्स करके आप सॉल्व कर सकते हो। 7 पर्सन है हमारे पास, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो 1, अब हमें ना इन पर्सन्स को किसी भी एक सीक्वेंस में नहीं रखना है। हमारे पास जो भी हमारे पास ये यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं आएगा कि इसके बाद ये रखना ही है, इसके बाद ये रखना है। आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है क्लासिफिकेशन में विदाउट एनी सीक्वेंस। तो हमें सिर्फ ये मैचिंग इसके सामने सही रखना है। ठीक है, तो 6-7 एंट्रीज हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो किसी को भी पहले भर सकते हो, किसी को भी बाद में भर सकते हो, ऐसा हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले पर्सन्स का नेम लिख लेंगे। सबसे पहले पर्सन्स आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगी, मतलब जिसका जो भी स्ट्रीम है उनकी वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उनकी एजेस और उनके स्कोर। तो यहाँ पे एज आ जाएगी और उसके बाद उनकी स्कोर आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर हमें कोई हिंट मिलता है तो साथ में हम हिंट को डाल देंगे। ओके, चलिए अब एक एक करके हम फिल करते हैं। कुछ चीजें हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली है, तो हम उसको फाइंड आउट कर लिया तो हम लिख लेते हैं। अब जैसे मुझे पता है कि यहाँ पर x की स्कोर मिल गया और u की एज मिल गई, तो x का मेरे पास स्कोर के सामने मैं लिख देती हूँ 63, राइट। और यहाँ पे u की एज के सामने u का एज वाली कैटेगरी में हम लिख देते हैं 31। ओके, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इसमें y का जो एज है वो 79, y का एज है कि स्कोर है, ये स्कोर की बात हो रही थी दोनों की, क्योंकि उसने कहा कि v's स्कोर इज लेस देन ओनली y। तो यहाँ पे y का जो स्कोर है हमारे पास स्कोर की कैटेगरी में आ जाएगा 79। ओके, और v का जो स्कोर आ जाएगा 73 आ जाएगा, v का जो स्कोर आ जाएगा 73 आ जाएगा। ठीक है, तो स्कोर में हमारा इतना फिल हो चुका है, एज हमारी u की आ गई है। 3 इतने परसेंट फिल हो गए। अब आगे देखते हैं, V's स्कोर इज लेस देन ओनली y एंड ही इज ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी। तो V का जो है वो ग्रेजुएशन भी पता है कि वो साइकोलॉजी स्ट्रीम से है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आगे क्या क्या कहा गया है, हमने कुछ इसमें मिस तो नहीं किया, नहीं। तो यहाँ पे से देखो, Y इज नीदर अ ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट नॉर अ ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग। तो हमारे पास इसके लिए मना किया गया और Y का हमने एक एंट्री फिल कर दी है। तो Y के हिंट के सामने हम लिख देते हैं कि नीदर अ ग्रेजुएट, तो मैनेजमेंट को कैंसिल आउट कर दो यहाँ पे और इंजीनियरिंग भी कैंसिल आउट कर दो। तो ये दोनों ही यहाँ पे नहीं आएगा, हमें बात के लिए याद रहेगा, बार बार इसको रीड नहीं करना पड़ेगा। Z इज अ ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, तो Z का एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आ गई कि वो मैथमेटिक्स का ग्रेजुएट है। और एंड इज यंगर देन ओनली X, ओनली X से ही यंगर का मीनिंग क्या होगा, तो सबसे बड़ा इसमें एज में कौन हो गया, X हो गया, और उससे थोड़ा सा छोटा कौन हो गया, आपका Z हो गया। हु इज अ ग्रेजुएट इन जूलॉजी, यहाँ पे X के लिए कहा गया है कि हु इज अ ग्रेजुएट इन जूलॉजी, तो X की स्ट्रीम हमारे पास आ गई जूलॉजी। अगर Z सिर्फ आपका यंगर है ओनली X से, तो X की जो एज होगी, जो एज की कैटेगरी है उसमें जाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, एज की जो कैटेगरी है उसमें जाना है। ठीक है, तो
एज की सबसे बड़ी कैटेगरी 37 है और जेड की 34 हो जाएगी। तो 37 एज हो जाएगी इसकी और 34 बोला है, 34 एज हो जाएगी जेड की। इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आगे देखो। टी इज अ ग्रेजुएट इन फिलोसफी हुज स्कोर इज हायर देन एक्स बट लेस देन वी। अब चलो उसका स्कोर जो है, अगर हम स्कोर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्कोर का मैंने यहाँ सामने लिख दिया। उसका स्कोर जो है वो हायर देन एक्स है बट लेस देन वी है। ऐसे करके हम इसको मेंशन कर देंगे कि हायर देन एक्स तो है बट लेस देन उसका किससे है, वी से है। चलिए यहाँ पे फिलॉसफी से है टी, तो टी का फिलॉसफी कहीं पे भी आप रख सकते हो। टी आपने नया पर्सन यहाँ फिल कर दिया, उसके सामने फिलॉसफी यहाँ पे रख दिया आपने। अब एक ही पर्सन बचा है इनमें से, तो कौन सा बचा है, टी यू वी डब्ल्यू बचा है, एक्स वाई जेड हो गया। तो डब्ल्यू बचा है, एक यहाँ पे आप फिल कर देना बाद में, बस इसके बाद बाकी पर्सन नहीं है। स्कोर की बात हो रही थी, तो स्कोर में 3 हो चुके हैं, 3 पर्सन की ये है यहाँ पे बात। इसमें वी का स्कोर 73 ऑलरेडी पता है, तो इसका मतलब टी का जो स्कोर होगा वो 73 से नीचे होगा और एक्स का उससे भी नीचे होगा। यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है कि द पर्सन विद द हाईएस्ट स्कोर इज सेकेंड यंगेस्ट। सेकेंड यंगेस्ट का मतलब है, सेकेंड यंगेस्ट का मतलब है 23, 25 जो एज है वो सेकेंड यंगेस्ट है। 25 होगी जो सेकेंड यंगेस्ट पर्सन होगा, ठीक है। और वही पर्सन क्या है, जिसका जो स्कोर है वो हाईएस्ट है। स्कोर किसका हाईएस्ट है, 79 वाले का स्कोर हाईएस्ट होगा, राइट। द पर्सन विद हाईएस्ट स्कोर दैट इज 79 इज यंगेस्ट, सेकेंड यंगेस्ट। 79 हमारा हाईएस्ट स्कोर था, ये हमारा सेकेंड हाईएस्ट होगा, सेकेंड यंगेस्ट होगा। तो 25 एज किसकी हो गई, वाई की। तो आपको पता है सेकेंड यंगेस्ट, थर्ड यंगेस्ट, तो हमें नंबर तो ऑलरेडी गिवन हो रखे हैं एज के, तो हम वो तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे हो गया। अब मेरे पास 3 एजेस का कैटेगरी सिर्फ बची हुई है। ओके, आगे चलते हैं। टी इज ओल्डर देन वी बट यंगर देन डब्ल्यू। अब इसमें जो अगर एज की बात करें तो टी जो है हमारा वो ओल्डर देन वी तो है, बट वो यंगर है किससे, डब्ल्यू से। क्या डब्ल्यू की एज आ गई हमारे पास, नहीं। क्या हमारे पास टी की एज आ गई, नहीं, और वी की भी नहीं आई। तो ये हमारे पास यही तीनों की एज नहीं आई है अभी। हमने बाकी 4 लोगों की एज को यहाँ पे फिक्स कर दिया, बट इन्हीं 3 पर्सन्स की एज नहीं आई है। अब पता चल जाएगा, एज का एक फिक्स नंबर मेरे पास यहाँ एंट्री में गिवन हो रखा है। ओके, चलो, एज का एक नंबर मेरे पास यहाँ पे एंट्री में गिवन हो रखा है। देखिए, तो यहाँ पे गिवन हो रखा है, फिक्स एजेस हैं, फिक्स स्कोर्स भी हैं, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास टी का जो मेरे पास है, टी वी और डब्ल्यू का जो हमने एजेस फिक्स नहीं की थी, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास एजेस क्या क्या है, 23, 25, 27, 33, 37 और 34 हो चुका है, 25 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमारे पास 34 हो चुका है, 37 हो चुका है, 31 हो चुका है, 23 नहीं हुआ, तो 23 आपकी एज किसकी हो जाएगी, इसकी। एक आपके पास 23 के बाद 25 है, 27 भी नहीं हुआ, तो 27 इसको मिल जाएगी एक ऑर्डर के साथ ही। अब आपके पास 27 के बाद 31 हो गया हमारे पास, ठीक है। 29 भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो 29 आपके पास नहीं हुआ है, तो 29 हम एज में किसको दे देंगे, इसको दे देंगे। तो हमारे पास एज फिक्स हो गई, तो डब्ल्यू की एज हो गई 29, टी की एज हो गई 27 और बी की एज हो गई 23। तो यहाँ तक हमारा फिक्स हो गया। आगे यहाँ पे से एज कंप्लीट हो गई, अब सिर्फ स्कोर की बारी है। स्कोर में हमारे पास ये काम है, तो ये हम अभी फिक्स कर देंगे। अभी यहाँ पे 3 लोगों का ही फिक्स हुआ है।
नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है कि यू इज नॉट अ ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग बट हैज द लोवेस्ट स्कोर। अब यहाँ पे जो यू है वो ग्रेजुएट नहीं है इंजीनियरिंग वाला, बट उसके लोवेस्ट स्कोर है। अब लोवेस्ट स्कोर का नंबर आपको ऑलरेडी पता है, क्या है लोवेस्ट स्कोर का नंबर हमारे पास 53 है। ठीक है, तो 53 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 50। अब 4 स्कोर कंप्लीट हो चुके हैं, 3 स्कोर की नहीं आपके पास गिवन है, बट यहाँ पे ये चीज गिवन हो रखी है। ठीक है, तो क्या आपके पास वी का स्कोर पता है आपको? यस। उसके बाद टी और एक्स का पता है? ठीक है, नहीं पता है, टी एक्स का भी आपको पता है। तो वी का अगर 73 है, एक्स का आपके पास 63 है, इसके बीच में कोई स्कोर जो होगा वो किसका हो जाएगा? टी का हो जाएगा। तो आपको ये टेबल में देखना पड़ेगा 73 और 63। तो 73 और 63 के बीच में कौन है? 68। तो 73 और 60 आपके पास 73 और 63 के बीच में जो स्कोर कार्ड है, ये इसका अगर मेरे पास 63 है ना, हमने डाल दिया था, इसका 73 है, तो बीच में जो नंबर होगा, बीच में जो स्कोर होगा इन दोनों के, वो आपका टी का होगा, और इन दोनों के बीच में एक ही स्कोर है, दैट इज 68, तो टी का 68 हो जाएगा। इतना हमने फिल कर दिया। और उसने साथ में ये भी कहा है कि आपके पास लोवेस्ट स्कोर इसका मिल गया, Z स्कोर इज मोर देन W। तो जो Z का स्कोर होगा, इन्हीं दोनों को हमारे पास स्कोर देना बच गया, तो Z का जो स्कोर होगा वो W से ज्यादा है। तो जो भी नंबर अब आपका बचा हुआ है, मोर वाला इसको दे दो, लेस वाला इसको दे दो। ठीक है, तो कौन सा नंबर अब आपका बचा? 63, 53, 79, 73, 68। तो हमारे पास 58 बचा है, और आई थिंक 61 भी बचा है। 58 और 61, 58 नहीं हुआ और 61 नहीं हुआ, राइट? तो 61 इसको दे दो और 58 इसको दे दो। क्यों कहा हमने ऐसा? क्योंकि Z के स्कोर ज्यादा हैं W से। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट टेबल आ गई एज की और स्कोर की। अब थोड़ा सा यहाँ पे फिल करते हैं। इन्होंने यहाँ पे इंजीनियरिंग इसके लिए भी मना किया है, इसके लिए भी मना किया है। तो इंजीनियरिंग के लिए ये 2 पोजीशन अगर खत्म हो चुकी है, तो एक ही पोजीशन अकेली बच गई, ये वाली, तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ पे मैनेजमेंट नीचे मना है, तो मैनेजमेंट के लिए अब एक ही पोजीशन आ गई, ये वाली, तो यहाँ पे हमने रख दिया। अब एक ही आपका स्ट्रीम या सब्जेक्ट जो भी है वो बचा होगा, उसको आप यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि अकेला ही बचा हुआ है। तो इजीली हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सा हमने अभी फिल नहीं किया है। तो साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स, कॉमर्स वाला हमने अभी यहाँ पे फिल नहीं किया है, तो कॉमर्स आपका यहाँ। सारी टेबल फिल हो गई, पर्सन्स की कंप्लीट हो गई, स्ट्रीम की कंप्लीट हो गई, एज की एंड स्कोर की। तो यहाँ पे हमने ये सारा सॉल्यूशन निकाल लिया। ओके, चलिए, सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पजल सॉल्व किए हैं। सो आई होप आप इसको अगर एक बार मतलब आपको लगता है आपकी स्पीड कम है, तो दोबारा से सॉल्व करिए, और दोबारा से सॉल्व करके देखिए कि क्या आप इनमें से किसी को टाइम पे सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 4 से 5 मिनट लीजिए और देखिए कि आप उस टाइम इंटरवल में क्या सभी चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। ओके, चलिए, सो एवरीवन, जो हमारी जो प्रिपरेशन है एग्जाम जब जैसे आने वाला है, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सो दैट कि हम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और कट ऑफ हम इजीली क्लियर कर पाएँ। ठीक है, और मेंस में भी हमारे फिर अच्छे मार्क्स आएँ। ओके, तो प्रैक्टिस हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिपीट करते रहनी पड़ेगी चीज़ों को, ताकि आपको एक हैबिट बनती रहे। ठीक है, अब ये हैबिट आपको बनानी किससे है? टेस्ट सीरीज से बनानी है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आर रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। ठीक है, 50% आपका जो हार्ड वर्क है वो यहाँ लगना भी चाहिए, और परफॉर्मेंस आपकी ये ही आपके डिसाइड करता है, क्योंकि हम यहाँ पे चेक करते हैं खुद की पोजीशन को, और उसके बाद हम आगे परफॉर्म अपनी मतलब देखते हैं कि क्या हम वीक हैं, क्या हम स्ट्रांग हैं, कहाँ कहाँ हम वीक हैं, कहाँ कहाँ हम स्ट्रांग हैं, तब हम उनको सुधारते हैं। हमें एक आदत बनी रहती है कि भाई एग्जाम में इसी तरीके से हम पेपर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आपका इसके अंदर, इस टेस्ट सीरीज के अंदर कंप्लीट 15,000 प्लस क्वेश्चंस इंक्लूड हो रखे हैं। आपके दोनों ही एग्जाम को ये कैटर करने वाला है। पीओ के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर आप एसबीआई क्लर्क के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज आपकी दोनों के लिए काम आने वाली है। ठीक है, इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, आपके करंट अफेयर एमसीक्यूज हैं, इसमें सेक्शनल वाइज टेस्ट हैं इसके, और फुल लेंथ टेस्ट भी आपके इसमें प्रेजेंट हो रखे। तो क्लर्क के लिए अलग से होगा, पीओ के लिए अलग से होगा, ऐसा नहीं कि मिक्स है, अलग अलग आपके पास ये सारी ही कैटेगरीज प्रेजेंट होगी। तो दोनों ही फेजेस के लिए आपके रेलेवेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज नाउ वी हैव 80% ऑफ। ओके, तो अभी इसका प्राइस
ये है। सो आप में से जितने भी स्टूडेंट अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको एक बार ज़रूर कंसिडर करिएगा, बिकॉज आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आपको करनी ही करनी है। ओके, एंड यहाँ पे आपका ये कोड है, तो अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो आपको इतने % का भी डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, चलिए, सो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स अगेन सॉल्व करेंगे, जो आपका एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा और आपके जिससे और अच्छी प्रैक्टिस बनती रहेगी। कुछ इजी कर लेंगे, कुछ मॉडरेट कर लेंगे। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। हैव अ नाइस डे।